फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एग्रोनॉमी के एक टॉपिक क्रॉप वीट कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, क्रॉप वीट कंपटीशन नाम से ही कुछ हद तक क्लियर है कि इसमें क्या होगा, क्रॉप्स और वीट्स के बीच में कंपटीशन होगा। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स जैसे सेम स्पीशीज़ के प्लांट्स जब एक साथ फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अलग अलग स्पीशीज़ के प्लांट्स जब एक साथ फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से कॉम्पिटिट करेंगे। किसके लिए? कॉमन रिसोर्स को पाने के लिए, जैसे कि लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट और स्पेस, इनके लिए कॉम्पिटिट करेंगे। ठीक है, तो जो कॉम्पिटिशन सेम स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स के बीच में होगा उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। सेम स्पीशीज़ कहने का मतलब है कि जैसे हमने फील्ड में राइस की सोइंग की है किसी पर्टिकुलर वैरायटी की, तो उन दोनों राइस प्लांट्स के बीच में जो कंपटीशन होगा उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, एंड कंपटीशन अमंग्स्ट इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज टर्म्ड एज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। मतलब जो कंपटीशन अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स के बीच में होगा उसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इसी के अंदर आता है क्रॉप वीट कंपटीशन। क्रॉप और वीट के बीच में कंपटीशन, यह आ गया इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के अंदर। ठीक है, क्रॉप वीट कंपटीशन में क्रॉप्स और वीट जो होते हैं एक दूसरे से कॉम्पिटिट करते हैं रिसोर्स के स्ट्रगल के रिस्पॉन्स में, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको पाने के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए। क्रॉप वीट कंपटीशन को हम दो ब्रॉड एस्पेक्ट्स में देखने वाले हैं। पहला है डायरेक्ट कंपटीशन और दूसरा है इनडायरेक्ट कंपटीशन। तो डायरेक्ट कंपटीशन में जो कंपटीशन होगा वो न्यूट्रिएंट, मॉइस्चर, लाइट और स्पेस, ये डायरेक्टली प्लांट के बीच में होगा इनके लिए। ठीक है, इनडायरेक्ट कंपटीशन में जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ एलिलोपैथिक केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स जो है एलिलोपैथिक केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं, इनके वजह से इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है। तो एलिलोपैथिक केमिकल्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई प्लांट्स है, जनरली वीट्स, ठीक है, वो कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं जिससे उनके आसपास में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनके ग्रोथ को अफेक्ट हो, या उनका ग्रोथ इनहिबिट हो जाए या रुक जाए। ठीक है, तो उन केमिकल्स को हम बोलते हैं एलिलोपैथिक केमिकल्स। ठीक है, अब प्लांट्स किन किन चीज़ों के लिए कॉम्पिटिट करते हैं, तो ये लाइन शो कर रहा है ग्राउंड लेवल को। तो इस ग्राउंड लेवल के ऊपर किस चीज़ के लिए कॉम्पिटिट करेंगे? लाइट के लिए। ठीक है, ये हो गया अबव ग्राउंड कॉम्पिटिशन फॉर लाइट। और ग्राउंड के नीचे मतलब सॉइल के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? सॉइल में वाटर और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, तो सॉइल के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, तो उनके लिए जो कॉम्पिटिशन होगा वो बिलो ग्राउंड कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के लिए ही कॉम्पिटिट करते हैं। लास्ट के कुछ वीडियोस में मैंने बताया था कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में क्या आएगा? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ये तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके लिए ही जनरली प्लांट्स कॉम्पिटिट करते हैं। ठीक है, जो वीड्स होते हैं वो जनरली जो है क्रॉप प्लांट से ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, और अपने टिश्यूज़ में उसको एक्यूमुलेट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ग्राफ है ये शो कर रहा है राइस का ईल्ड, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जब हम फील्ड में अप्लाई करते हैं तो राइस का जो ईल्ड होता है उसमें कितना अफेक्ट होता है जब वीडी हो फील्ड, या फिर जब हमने फील्ड को पूरा वीड फ्री रखा है तब। तो फर्स्ट ग्राफ है ये वाला, इसमें जब हमने फील्ड में किसी भी वीड्स को नहीं ग्रो होने दिया है, पूरा प्रॉपर वीडिंग किया है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें कितना यील्ड मिल रहा है? अराउंड 7 टन्स पर हेक्टेयर। ठीक है, और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हम सेम अमाउंट में ही अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब ये सेकेंड ग्राफ शो कर रहा है कि जब फील्ड में बार्न यार्ड ग्रास, ये एक टाइप का वीड है, ये प्रेजेंट है, तो यील्ड कितना हो रहा है? अराउंड 5.5 टन्स पर हेक्टेयर। तो ये डिफरेंस हम देख सकते हैं, हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र उतना ही अप्लाई किया है, लेकिन एक वीड के प्रेजेंट होने से, मतलब बार्न यार्ड ग्रास जो है, इस वीड के प्रेजेंट होने के वजह से ईल्ड में कितना फ़र्क आया। थर्ड वाला जो ग्राफ है ये वाला, ये शो कर रहा है कि जब बार्न यार्ड ग्रास वीड और मोनकोरिया वीड ये दोनों प्रेजेंट है फील्ड में, तो ईल्ड में रिडक्शन कितना हो गया? 4 टन्स पर हेक्टेयर। 4 टन्स पर हेक्टेयर हो गया ईल्ड। ठीक है, तो हमने तो नाइट्रोजन सेम अमाउंट में अप्लाई किया था, लेकिन वीड्स जो है उन्होंने क्या किया? सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया और अपने टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट कर लिया, तो इससे हमारे क्रॉप प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया। तो ये हो गया कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स।
नेक्स्ट इज कंपटीशन फॉर मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब क्या हो गया, वाटर, ठीक है। तो कंपटीशन हम वाटर के लिए जो होता है वो बिलो ग्राउंड होगा, किसके बीच में, रूट्स के बीच में, क्योंकि रूट्स ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर जो एबिलिटी होता है वाटर एब्जॉर्ब करने का वो किससे रिलेटेड होगा, रूटिंग वॉल्यूम से। रूटिंग वॉल्यूम कहने का मतलब है कि जो रूट है प्लांट का वो कितना फैला हुआ है, उसका स्प्रेड कितना है, उस पर ये डिपेंड करेगा। फिर कंपटीशन जो होता है मॉइस्चर के लिए वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल तब होता है जब ऑलरेडी सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस हो, ठीक है। मतलब सॉइल में ऑलरेडी मॉइस्चर की कमी है, उसमें भी वीड्स जो हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके वजह से ये कंपटीशन और बढ़ जाता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए वीड्स और क्रॉप को अगर देखा जाए तो वीड्स सबसे ज़्यादा ट्रांसपायर करते हैं प्लांट को, ट्रांसपायर करते हैं वाटर को, सॉरी। ट्रांसपायर कहने का मतलब है कि जो प्लांट्स का जो एरियल पार्ट होता है जैसे कि लीव्स हो गया, क्यूटिकल हो गया, वो वाटर को लॉस करते हैं थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इसका मतलब होता है, यही होता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ड्राई मैटर का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ से वाटर को पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं या इवापोरेट कर देते हैं तो जो भी चीज़ बचता है उसको हम ड्राई मैटर बोलते हैं। प्लांट्स के केस में ड्राई मैटर इंडिकेट करता है कि कितना न्यूट्रिएंट्स या कितना न्यूट्रिशन अवेलेबल है प्लांट्स में, ठीक है। तो जनरली ये देखा गया है कि जो वीड्स और प्लांट्स दोनों को अगर ड्राई मैटर जब प्रोड्यूस करते हैं इक्वल अमाउंट में तो वीड्स बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर करते हैं, ठीक है। तो जितना प्लांट वाटर ट्रांसपायर करेगा उतना वो वाटर एब्जॉर्ब भी तो करेगा, ठीक है। तो इसके वजह से वीड्स जो है बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं। फिर ये भी देखा गया है कि वीड्स जो है बहुत ज़्यादा डीपर सेक्शन से भी वाटर को रिमूव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दी क्रॉप। नेक्स्ट इज कंपटीशन फॉर लाइट। तो लाइट जो है बहुत सारे एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करता है क्रॉप ग्रोथ और डेवलपमेंट में, जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्लांट्स को अगर फूड प्रिपेयर करना है तो दे हैव टू डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लाइट कंपटीशन बहुत जल्दी भी हो सकता है क्रॉप में, जैसे कि जब क्रॉप का जो सीडलिंग हो रहा है, सीडलिंग स्टेज पे है, उस टाइम पे अगर फील्ड में बहुत ज़्यादा वीड ग्रोथ हो जाए, बहुत ज़्यादा डेंस वीड ग्रोथ हो जाए तो उस वजह से जो लाइट है वो प्रॉपरली सीडलिंग्स तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। देन लाइट कंपटीशन सबसे ज़्यादा उस केस में होता है जब सॉइल में बहुत हाई फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी है और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो जब ये दोनों अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, बहुत तेज़ी से होगी, लार्ज फोलियर एरियाज़ होंगे, मतलब लीव्स की जो साइज़ है वो अच्छी से बढ़ेंगी। तो अब लार्ज लीफ एरियाज़ होंगी तो उनको लाइट भी प्रॉपर चाहिए, तो इस कंडीशन में लाइट के लिए का कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। फिर ये देखा गया कि जो प्लांट्स जिनकी लीफ जो है वो लार्ज साइज़ की होती हैं, लार्ज लीफ एरिया इंडेक्स जिनका ज़्यादा होता है, उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है विथ स्मॉल लीफ एरियाज प्लांट। अब उनकी लीव्स बड़ी होंगी तो फिर वो प्लांट मतलब अच्छे से लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू दी स्मॉलर लीफ एरियाज प्लांट। नेक्स्ट वन इज एलिलोपैथी, जिससे कि इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है प्लांट्स में। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से केमिकल वॉरफेयर होने लगता है नेबरिंग प्लांट्स में जो एक साथ एक ही कम्युनिटी में ग्रो कर रहे हैं। उनके आसपास जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनके बीच में केमिकल वॉरफेयर होने लगता है, और ये जो केमिकल्स होते हैं इनका डायरेक्टली या इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट होता है दूसरे प्लांट्स में, ठीक है। तो इन केमिकल्स को हम बोलते हैं एलिलो केमिकल्स और इस इफेक्ट को बोलते हैं एलिलोपैथी। ये कंसिडर किया गया कि ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है जो कि ज़्यादातर वीट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जिससे कि वो क्रॉप के ग्रोथ को स्टंट कर सके, ठीक है। एलिलोपैथी हम जनरली एक अगर सिंपल सा छोटा सा डेफिनेशन देखें तो ये बोल सकते हैं कि इनहिबिटरी इफेक्ट of one plant species on the germination, growth, development and metabolism of another plant species due to the release of chemicals, ठीक है। केमिकल के रिलीज होने के वजह से जो दूसरे प्लांट्स के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इनहिबिटरी इफेक्ट देता है, उसको हम बोलते हैं एलिलोपैथी। नेक्स्ट है क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड क्रॉप कंपटीशन। क्रॉप के लाइफ साइकिल का सबसे छोटा टाइम स्पैन जिसमें हमें वीडिंग करने से सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक रिटर्न मिले, ठीक है। जैसे कि कोई क्रॉप है जिसका
जो पूरा लाइफ साइकिल है वो 90 डेज़ का है या 3 मंथ्स का है, ठीक है। तो उसमें अगर हम स्टार्टिंग के 2 से 3 हफ्ते में वीडिंग करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इसी को बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड क्रॉप कॉम्पिटिशन। एक ऐसा पीरियड जब में सबसे ज़्यादा वीड और क्रॉप के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो उस स्टेज पे हम वीड्स को फील्ड से रिमूव कर देंगे, तो उसके वजह से हमारी क्रॉप की ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। तो ये हमारे इकोनॉमिक रिटर्न को बढ़ाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड क्रॉप कंपटीशन। जैसे कि ये ग्राफ है, इसमें ये वाला लाइन जो है ये शो कर रहा है क्रॉप का ईल्ड कितना है, ठीक है। और ये ग्राफ शो कर रहा है कि हमने कुछ दिन तक फील्ड को वीडी रखा है, स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक हमने फील्ड को वीडी रखा है और उसके बाद हमने फील्ड को वीड फ्री रखा है, उसके बाद हमने वीडिंग किया है। तो जिस स्टेज में वीड और क्रॉप का कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, उस कंडीशन में हमने फील्ड को वीडी ही छोड़ दिया, तो इस वजह से क्रॉप का ईल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, ठीक है। और ये जो दूसरा ग्राफ है, इसमें ये देखने को मिल रहा है हमें कि हमने कुछ दिनों तक जब वीड क्रॉप कंपटीशन जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था, उस टाइम पे हमने फील्ड को पूरा वीड फ्री रखा है, उसमें कोई भी वीड को ग्रो नहीं होने दिया है या वीड को रिमूव कर दिया है, और उसके बाद में फिर फील्ड को एज इट इज़ छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो उससे ईल्ड में कितना डिफरेंस आ रहा है ये हम देख सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक रिटर्न हमें इतना ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन जब हमने शुरू में ही बहुत ज़्यादा वीडी रखा तो उसकी वजह से इकोनॉमिक रिटर्न हमारा इतना घट गया। यही होता है क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड क्रॉप कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप वीड कंपटीशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉप वीड और कंपटीशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला है क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड ग्रोथ। हमें ये चीज़ ध्यान देना होता है कि क्रॉप ग्रोथ के किस स्टेज पे वीड सबसे ज़्यादा हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और क्रॉप ग्रोथ के किस स्टेज में वीड्स के प्रेजेंट होने से हमारे क्रॉप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या थोड़ा बहुत ही नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो जिस स्टेज पर क्रॉप के जिस स्टेज पर वीड्स जो हमारे क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस टाइम पर हमें वीड्स को प्रॉपरली रिमूव करना होता है फील्ड पे, और जब कोई ऐसा एप्रिशिएबल क्रॉप डैमेज ना हो उस टाइम पर हम फील्ड को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड ग्रोथ। और ऐसे वीड्स जो क्रॉप के साथ ही, क्रॉप के सीड्स के साथ ही उसी टाइम पर ग्रो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स होते हैं हमारे क्रॉप्स के लिए, ठीक है। अगर हम वीड्स को क्रॉप ग्रोथ के अर्ली स्टेजेस पर ही कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही ऑप्टिमम ईल्ड हार्वेस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैक्सिमम के क्वाइट क्लोज हो। ओके, ये है क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड ग्रोथ। अब देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ वीड। वीड इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, इन जनरल जैसे कितना ज़्यादा वीड्स प्रेजेंट हैं। अगर वीड्स कम प्रेजेंट हैं तो हमारे क्रॉप को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा, अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो क्रॉप में बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। और ये जो है टू मेंटेन ज़ीरो वीड ग्रोथ, ये या तो बहुत ही कॉस्टली होता है और इसको अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ज़ीरो वीड ग्रोथ को हम अटेन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वीड स्पीशीज़। अब वीड के स्पीशीज़ पर भी डिपेंड करता है क्रॉप वीड कंपटीशन। नेक्स्ट सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस। अगर सॉइल की फर्टिलिटी हमने ऑप्टिमम जितना क्रॉप की रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग दी है, तो वीड्स अगर ग्रो होंगे तो वो भी उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो उसके वजह से भी क्रॉप वीड कंपटीशन बढ़ जाता है। सॉइल मॉइस्चर स्टेटस, सॉइल में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है ये भी अफेक्ट करेगा क्रॉप वीड कंपटीशन को। फिर डेट एंड मेथड ऑफ प्लांटिंग ऑफ द क्रॉप, कब हमने क्रॉप की प्लांटिंग की है, ठीक है। जैसे कि जब हमने क्रॉप की प्लांटिंग की है उसके कई दिनों बाद या बोल सकते हैं एक महीने बाद फील्ड में वीड का ग्रोथ हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारा क्रॉप जो है इतना मैच्योर हो गया है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वीड के ग्रोथ से। लेकिन जिस टाइम पे हमने क्रॉप की सोइंग की है उसी टाइम पे वीड का ग्रोथ भी हो रहा है, तो उससे हमारा क्रॉप का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, जिससे ईल्ड में फ़र्क दिखेगा, बहुत ज़्यादा ईल्ड कम हो जाएगा। तो ये हो गया डेट एंड मेथड ऑफ प्लांटिंग ऑफ क्रॉप कैसे अफेक्ट करेगा क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन को। देन क्रॉप स्पीशीज़ एंड वैरायटीज़। ऐसे क्रॉप स्पीशीज़ और वैरायटीज़ भी होते हैं जो वीड्स से टॉलरेबल होते हैं या उनसे उनको अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। या कुछ ऐसे क्रॉप स्पीशीज़ होते हैं जो उस वीड से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हों, ठीक है। तो ये क्रॉप स्पीशीज़ एंड वैरायटीज़ हो गया जो क्रॉप वीड कंपटीशन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्रॉप वीड कंपटीशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।